स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला है और साथ ही साथ इस दौरान बड़ी खबरें क्या थी मार्केट के दौरान, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के मार्केट को पर अगर नजर डालें तो शुरुआत हमने कमजोर की थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अगर निफ्टी पर नजर डालेंगे तो वहां पर करीब 70 अंक की बढ़त है। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में तो भी शानदार रिकवरी थी। करीब 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छी क्लोजिंग थी, पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते। लेकिन और किस तरह का कारोबार आज दिन भर बाजार में रहा, कौन से सेक्टर एक्शन में थे, ये सब समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आज अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बाजार जो है तेजी या मोमेंटम पकड़ेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने बिल्कुल सरप्राइज किया और जो शानदार रिकवरी देखने को मिली काबिले तारीफ थी। क्लोजिंग भी जहाँ हुई अच्छी बढ़त के बीच, हर इंडेक्स, हर सेक्टर, हर पॉकेट में, कुछ एक दो सेक्टर्स को छोड़ दीजिए तो बढ़त के साथ ही हमें देखने को मिली। लेकिन अगर बजिंग स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को आज दिन भर बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया, इस लिस्ट में रिलायंस, ITC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक शामिल रहे। इस बीच वॉल्यूम बजर्स 3 स्टॉक्स देख लीजिए, लेमन ट्री, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर्स, क्या धुआंधार एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। ऑफकोर्स होटल स्टॉक्स हैं जो कि लगातार फोकस में है और अनलॉक थीम है जो कि लगातार फोकस में, और इसी में ओवर द वीकेंड जो एक बड़े मर्जर की डील अनाउंस होती हुई दिखी, इसका सीधा असर था जो कि PVR आइनॉक्स लीजर पर भी देखने को मिला। अच्छी बढ़त के दिन आज दिन भर ट्रेड हमने देखे और अच्छी तेजी के बीच ही क्लोजिंग के समय भी इन स्टॉक्स में कामकाज हरे निशान के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। इस बीच कुछ अनयूजुअल मूवर्स भी थे जिनके बारे में सोचा नहीं था और अचानक से अच्छी बढ़त के बीच कामकाज कर रहे थे, जैसे गुजरात एल्कलीज, EIH लिमिटेड। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हमने देखे और साथ ही निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच बजिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लूजिंग कैंडिडेट्स भी रहे, UPL, डॉक्टर रेड्डीज, SBI लाइफ और नेस्ले आज दिन भर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, टाटा एलेक्सी, क्योंकि अच्छी तेजी के बीच धुआंधार एक्शन इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में दिखाया और आज भी तेजी जो है बिल्कुल बरकरार रही। अदानी पावर, प्रेस्टीज एस्टेट, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम ही दिखा रहे थे। इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, मेजर गेनिंग सेक्टर्स में ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, मेटल और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र शामिल रहे। और लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, 2 सेक्टर्स हैं जो आज बाजार में परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए। उन दोनों सेक्टर्स में से IT एक रहा और दूसरा फार्मा। तो क्लियरली जब क्लोजिंग देखने को मिली अच्छी बढ़त के बीच ही हर सेक्टर में इन दोनों को अगर छोड़ दें बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। और इंडेक्स की भी अगर बात करें, बैंक निफ्टी में अच्छी परफॉर्मेंस तेजी के साथ क्लोजिंग दिखी। निफ्टी में हमने देखा 17,200 के पार क्लोजिंग देखने को मिले और सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। तो अच्छा सेशन बाजार के लिए साबित होता हुआ दिखा। बिल्कुल, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय निवेशकों की इक्विटी बाजार में जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है, निवेश बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में उनका क्या कहना है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपको बदलना है, बढ़ना और देश के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि आपको स्वदेशी हो जाना है। और ये स्वदेशी एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये आपकी स्क्रीन पर मैं जो चीज़ें देखूंगा वो आपको उससे साफ पता लगेगा कि कैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बाज़ार के अंदर बढ़ रहा है। ये कुल मिला के निवेशकों का वो हिस्सा है जो आपकी जेब में अगर पैसा होता है तो आप क्या करते हैं। प्रॉपर्टी 50% देश के लोग ये करते हैं, सोना 15%। लेकिन अगर आप बड़ा हिस्सा देखेंगे आपको इक्विटीज़ का भी दिखेगा जो कि 4.8% है और अन्य की कैटेगरी में कैश है, इंश्योरेंस बॉन्ड्स है, कुछ हद तक पॉलिसीज़ वगैरह हैं, आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देख पा रहे हैं तो जो अच्छी ग्रोथ के तौर पर आया वो आया है इक्विटीज़ के तौर पर अब 4.5% है, यानी कि देश में अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो 4.5 रुपये अब इक्विटी मार्केट्स की तरफ भी जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं दूसरा, क्या भारत में निवेश का स्तर भी बढ़ रहा है। हमने पिछले 20 साल का ट्रेंड निकाला, 1, 6, 11, 16, 21 और 22 का अनुमानित आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो उसमें देख रहे हैं आपका जो निवेश का ट्रेंड है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, यानी कि घरेलू निवेशक अच्छा बचा भी रहे हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक
बढ़ता हुआ ट्रेंड है जो कि आपको बिलियंस डॉलर्स में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब 730 हो चुका है। फिर हमने ये पता किया कि अगर अच्छा निवेश का स्तर अच्छा बढ़ रहा है तो क्या वो बाजार के अंदर जो आ रहे हैं 4-8% के अंदर, तो निवेशक किस रूप में आ रहे हैं, यानी कि भारत में इक्विटीज़ का हिस्सेदारी जो 4.8% हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे हुई है और कैसे कैसे ट्रेंड चला। हमने 2008 का डाटा जानबूझ के लिया और उसमें हमने ये देखा कि जब लीमन ब्रदर्स का फॉल हुआ था यूएस के अंदर, तो उसके बाद भारतीय बाजारों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और अगर आप ऐसा नहीं कि दिक्कतें खत्म हुई हैं, आज भी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन निवेशकों का भरोसा इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ा है और हमने अब उस पायदान को भी पार कर लिया जो पहले 4.2% हुआ करता था शेयरिंग, अब वो 4.8% की शेयरिंग हो गई है। फिर हमने लास्ट में ये पता किया कि क्या इसके अंदर निवेशक रहते हैं या फिर ये शॉर्ट टर्म मनी गेन बना के निकल जाते हैं। तो हमारे को एक बड़ा रोचक आंकड़ा दिखा। ये जो आप रेड पट्टी देख पा रहे हैं दिसंबर 17 की है, यानी कि 2000 आज से करीब 5 साल पहले बाजार के अंदर निवेशक कैसे कैसे बनते थे और अब आप देखिए निवेशक कैसे कैसे बनते हैं, उनकी अवधि बढ़ गई है और 42 का आंकड़ा आ चुका है। अगर आप लास्ट देख पा रहे हैं 24 महीने से ज़्यादा का, पहले 32 था। ये 24 महीने से ज़्यादा का मतलब क्या है? 24 महीने से ज़्यादा का मतलब ये है कि 1 साल 2 साल से ज़्यादा जो लोग निवेश करते हैं बाजार में वो कितना टिकते हैं। इस पूरे आंकड़े को अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 60% लोग जो बाजार में आ रहे हैं वो अपने 1 साल से ज़्यादा के निवेश को रखते हैं। ये भी अच्छा ट्रेंड है बाजार के लिए, इसलिए 11,000 करोड़ रुपये का जो SIP आ रहा है ये मजाक नहीं है, आगे भी बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। ऑलराइट रिमी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो जेफरीज की रिपोर्ट में जो आंकड़े निकल कर आए उसे सीधे सीधे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बाजार में अब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, एक बड़ा सेविंग का हिस्सा है, वो अब इन्वेस्टर्स अपना इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ओवर द वीकेंड एक बड़ी खबर आई PVR और आइनॉक्स के मर्जर की, जिसका कि एक्शन आज दिन भर हमने उन शेयरों में देखा। इस विलय पर PVR के CMD अजय बिजली ने कहा है कि पिछले 2 साल मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी दबाव भरे रहे, बिजनेस बचाने के लिए डील करना बेहद अहम था। Consolidation, M&A activity is very prevalent in this sector, both in India and globally for the longest time. But of course, there is no shying away from the fact that the last 2 years, the industry got very badly bruised, not only in India but internationally as well, and that, of course, exacerbated the whole decision to come together and find some synergies, make the balance sheet stronger. वहीं आइनॉक्स लेजर के ED सिद्धार्थ जैन का कहना है कि दर्शकों के बेहतर अनुभव के लिए दोनों ब्रांड्स ने साथ आने का फैसला लिया। We've known very well for over a decade, and we've had the highest degree of respect for what he has created as a pioneer of the industry. And what better way than for two of the best brands to come together to share a common passion of serving the consumer the finest movie watching experience, not only in India but certainly potentially in the world as well. So that was the driving force behind it. ऑलराइट, और ऐसे में हमने काफ़ी सारे मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत की है बाजार की चाल पर, और विकास खेमानी का कहना है कि जियोपॉलिटिकल कारणों से बाजार से अनिश्चितता का दौर अभी बना हुआ है। सप्लाई चेन संकट से कमोडिटी प्राइस में हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है। युद्ध का बाजार पर कितना असर होगा ये आने वाले समय में कहना काफ़ी मुश्किल है, और इतने संकट के बावजूद बाजार में ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा है। इस साल बाजार में बेहतर रिटर्न की कम संभावना है, और इनका मानना है कि जो भी आप निवेश करें 3 से 5 साल तक का नजरिया रखना बेहद जरूरी है, ये मानना है विकास खेमानी का। अगर हम देखें क्रूड भी एक 135-130 पर टॉप बना के नीचे स्लाइड कर रहा है, बट कोई ब्रेक थ्रू में यूक्रेन वॉर पे नहीं दिख रहा। आप इस समय जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको कैसे देख रहे हैं, ये जानते हुए कि एक्चुअली हम लोग इन्वेस्ट तो कंपनीज में करते हैं, लेकिन ये सारे डेटा पॉइंट्स इक्विटी एज एसेट क्लास को जरूर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। जी अजय, गुड मॉर्निंग। तो आप जैसा देखेंगे कि एक आज अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। ये जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन थे और कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो और एस्केलेट हो गए हैं और बढ़ गए हैं। और ये जो थोड़ा सा
वर्ल्ड ओवर में अनिश्चितता का माहौल बन गया है, और ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट भी अनिश्चितता के दौर से गुजरता रहेगा, और वहीं पे ये सारी बातें आ रही हैं। नाउ ये वॉर कब खत्म होगी, इसका कितना परिणाम होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। आप एक अटकलें लगा सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि और ये बिल्कुल चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भी एक मानना है कि आप देखेंगे तो इतनी सारी कंसर्न्स के बावजूद भी, चाहे वो वॉर ले लीजिए, चाहे लिक्विडिटी विड्रॉवल ले लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन ले लीजिए, चाहे उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। इट मीन्स मार्केट में एक थोड़ी रेजिलियंस है, मार्केट में थोड़ी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये अगले 3-6 महीने और ये साल का शायद दौर है, वो कुछ अनिश्चितता के बीच में ही निकलेगा। आगे पीछे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेगा, पर इस साल से शायद मुझे लगता है उम्मीदें रखना रिटर्न्स के लिहाज से काफी नाजायज होगा और गलत होगा। मुझे लगता है हमें एक्सपेक्टेशन इस साल के हिसाब से कम रखनी चाहिए। पर अगर आप देखते हैं जितने भी फैक्टर्स हो रहे हैं, वो कैसे न कैसे करके इंडिया के लिए फेवरेबल ही है मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स ये सारी की सारी जो हमको चिंताएं हैं, इनका हल तो निकालना पड़ेगा। और जो कि आज क्रूड की प्राइस है, तो जैसे भारत ने पहली बार काफी समय बाद रूस से रुपये में रूपी रूबल के अंदर ट्रेड करने की बात करी है, तो ये सब का कहीं ना कहीं माहौल निकलेगा अगर ये सिचुएशन काफी समय तक चलती रहती है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि क्रूड का भाव यहाँ पे बहुत समय तक लंबा टिक सकता है। हाँ, नीचे आ जाएगा, 80 आए 90, वो खाली आर्गुमेंट का विषय, वो पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे मुझे लगता है ये आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये साल से एक्सपेक्टेशंस कम रखें, और जहां जहां अच्छे मौके आए वहां पे खरीदारी करके 3 से 5 वर्ष के जो अच्छे पोर्टफोलियो है वो बनाएं। पॉइंट, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली है विकास की। हर साल ब्लॉकबस्टर रिटर्न का होता भी नहीं है, तो आपको इस हिसाब से माइंड में रखना चाहिए। लास्ट कुछ साल काफी अच्छे रहे। विकास, एक और बात जो आपने जो बोला कि जो रेजिलियंस है इंडियन मार्केट की, उस पर एक और बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आपने उस समय से इंडियन मार्केट देखा है जब इक्विटीज जो है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट था। अब इक्विटीज जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनता जा रहा है। इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे पहले, वो ये दिखा रहा है कि हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड सेविंग्स इंडियन इक्विटीज में वो ऑल टाइम हाई के पर पहुंच गई है 4.8%। हालांकि रियल्टी, एफडीज ये अभी भी 15%, रियल्टी 49% है, लेकिन एटलीस्ट एक बदलाव आ रहा है देश में। इक्विटीज को एक रिटेल इन्वेस्टर और एक हाउस होल्ड एक एसेट क्लास समझता जा रहा है। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि डिप्स जो है वो बहुत शैलो हो रहे हैं, और आप किस तरह से पैन आउट होते हुए देखते हैं? क्या ये बढ़ता हुआ देखते हैं फिनोमेना कुछ अगले सालों में? जी बिल्कुल अजय, आप देखेंगे तो ये जो फिनोमेना आज से नहीं है, पिछले 20 साल से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक समय था जब रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 1% से भी कम थी, राइट? तो ये जो आज हम 4-4.5 के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ा है, कोई एक दिन में नहीं बढ़ा है। आज एक अच्छी बात यह है कि, और इसका शायद अभी रिसेंट पीरियड में एक्सेलरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की दर काफी कम हो गई थी, जो अल्टरनेटिव्स थे वो काफी कम हो गए थे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज अभी काफी कम हो गई। रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टर्स खाली अपने यूसेज के लिए अभी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कम करते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो चेंज है, वो बदलाव है, वो एक्सेलरेट ही होगा। और कोई भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ की दर बढ़ती है, आप देखेंगे तो इंडिया की जो आज एक इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है। इस फेज के अंदर वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इक्विटीज में ही होती है। तो ये बात इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को भली भांति समझ में आ गई। और आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के पीरियड में आप देखेंगे निफ्टी 2002 में 800 पॉइंट हुआ करता था, आज 2022 में 20 साल बाद ऑलमोस्ट 16,500-17 हजार के, तो लगभग 20 गुना से ऊपर हो गया है। इस पीरियड में आप देखेंगे तो हर तरह का फेज आया है। हमने हर तरह की गवर्नमेंट देखी है, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, हमने ब्रेक्सिट देखा है, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा है, हमने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देखा है, हमने हर तरह के पॉलिटिकल स्कैम देखे हैं, हमने हर तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी है, पेंडेमिक देखा है। तो उसके बावजूद भी इंडिया का जो मार्केट है वो 20 गुना हो गया, जो 17-17.5% की दर होती है। ये मुझे लगता नहीं कोई दूसरी एसेट क्लास ने दिया होगा। तो आप अगर आप, तो ये बात इन्वेस्टर्स को समझ में आ रही है कि हम अगर जो हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स हैं,
जो हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं वो इंडिया में डालें तो उसका फायदा आने वाले 5, 10, 15 सालों में रिटायरमेंट के समय में हमको अच्छा मिलने वाला ही है और दूसरी एसेट क्लासेस के मुकाबले में अच्छा होगा। और जिस समय अनिश्चितता का जोर ज्यादा होता है तो वहां पे आज हमारा एक्सेलरेशन बढ़ गया है। ये रिटेल इन्वेस्टर की मैच्योरिटी को दिखाता है। आज इतनी बड़ी एफआई की बिकवाली के बावजूद भी इंडियन मार्केट जो है वो काफी टिका हुआ है। ये खाली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी और उसके फ्लो की वजह से ही संभव हो चुका है। हम एक समय था जब देखते थे कि $1 बिलियन की एफआई सेलिंग आती थी तो इंडियन मार्केट 20% डाउन हो जाते थे। वो आज की समय नहीं है। तो ये एक भारतीय बाजारों की मैच्योरिटी है। और चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और इस स्पेस में क्रूड में हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती जा रही है। क्या इसके पीछे वजह है और आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, ये समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन बताएं। कच्चे तेल में आज की जो सबसे बड़ी गिरावट की वजह यह है कि शंघाई में लॉकडाउन की खबर आ रही है और 26 मिलियन की आबादी वाले इस शहर में अगर लॉकडाउन होता है और बाजार को उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे लग रहा है कि डिमांड कम हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के जरिए और क्रूड यहाँ पर जारी करने की तैयारी चल रही है। पिछले महीने भी हमने देखा था कि 30 मिलियन तक SPR के जरिए रिलीज किए गए थे ऑयल और उसको बढ़ाकर इस बार और ज़्यादा क्रूड यहाँ पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। तीसरी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन में आज से 3 दिनों के लिए 28 से लेकर 31 मार्च तक टर्की में बातचीत होने वाली है शांति वार्ता को लेकर। अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव खबरें आती है तो डेफिनेटली एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन की जो स्थिति है उस फ्रंट पर एक कामयाबी मिलेगी। चौथी खबर यह है कि यूएस लगातार अपने ऑयल रिग्स को बढ़ा रहा है। 19वें महीने लगातार वहाँ बढ़े हैं। हालांकि वो पेस कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वो कोशिश की जा रही है कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और रूस से जो सप्लाई में दिक्कतें होंगी उसकी भरपाई की जाए। लेकिन अब सबकी नज़र गुरुवार को जो ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है उस पर टिक गई है कि क्या फैसला होगा, क्योंकि लगातार जितने भी बड़े कंज्यूमर देश है वो लगातार ओपेक प्लस पर दबाव बना रहे हैं कि उत्पादन को बढ़ाएं। अब देखते हैं कि गुरुवार की बैठक में क्या होता है और आगे किस तरह से उत्पादन को वो रिवैम्प करने की कोशिश करते हैं। जी।